सो हेलो गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करी हुई हैं। और जैसे मैंने आपको अपनी अप्रोच के बारे में बताया था कि जैसे ही हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद है कि हम जो क्या करेंगे उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो एक तरह से रिवीजन होता जाएगा साथ साथ में। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि हमें पता चलेगा कि एमसीक्यूज की फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और क्या हम ऐसे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। राइट। सो एक तरह से बेसिक ये चीज़ यही है कि ये रिवीजन होती जाएगी हमारी साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए पहला जो आप जैसा कि आप जानते हैं हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जो हमारा चैप्टर था ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखिए 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे जो इससे रिलेटेड हैं। बाकी के आगे के जो 7-8 क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं हमारे अगले चैप्टर से जो हम करेंगे ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस हैं मैंने 7-8 लिए हुए हैं। ठीक है, इसका मेरा सिर्फ एक यही मोटिव है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। राइट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखिएगा, पूछा है नॉट करेक्ट, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है इन चारों में से जो सही नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला बोलता है जो बर्मा है उसे सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बोलते जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें क्या चीज़ की गई थी कि जो बर्मा है, देखिए जिनको नहीं पता बर्मा क्या है, देखिए बर्मा जो है बेसिकली आज अगर आप म्यांमार को जानते हैं, ठीक है, आज का जो म्यांमार है उसका जो पुराना नाम था उसे बर्मा बोला जाता था। ठीक है, फिर उसका नाम चेंज करके आज के टाइम पे म्यांमार रख दिया गया था। ठीक है, तो बर्मा को जो है वो सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन में था। पहली चीज़ तो ये बोली गई। दूसरी चीज़ बोली गई एट प्रेजेंट, ठीक है, जो आज के टाइम पे जो पावर है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इशू करने की, ये इंस्पायर हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, किससे इंस्पायर हुई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तीसरा बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेड अ प्रोविजन फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो उसमें क्या प्रोविजन था? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया का प्रोविजन था। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बाईकैमरल लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश की गई थी प्रोविंशियल लेवल पे। सो आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा, ठीक है, वो रहेगा आंसर सी। ठीक है, क्या रहेगा? आंसर सी। देखिए मैं आपको चीज़ें बता दूं थोड़ी सी इससे रिलेटेड। देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, म्यांमार को अलग कर दिया गया था इंडिया से, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनेंस की पावर थी, ठीक है, जो बेसिकली उस टाइम पे कौन ऑर्डिनेंस जारी करता था? वाइसरॉय। ठीक है, सो ये जो है इंस्पायर हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया का। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था ये। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात की भी गई थी तो किस में मेंशन किया था? सबसे पहले क्रिप्स मिशन में मेंशन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, किस में मेंशन किया था? क्रिप्स मिशन में। सो इससे क्या होता है, हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। और चौथी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर आया था प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। बोलता है विद रेफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, और याद रखिएगा पूछा क्या गया है? पूछा गया है नॉट करेक्ट। ठीक है, सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बता रहे हैं जिसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो बोलता है ड्यू टू दिस एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज स्टार्टेड। ठीक है, डायरकी जो है वो स्टार्ट की गई थी इस सिस्टम के थ्रू, मतलब इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट में न्यू बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसका क्या काम दिया गया था उन्हें? बिजनेस रिलेटेड मैनेजमेंट। तीसरी स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो किसे दिए गए थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, और चौथी स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको जो है रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 4 to 3। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो गलत है। ओनली 1, 2 and 3, 1 and 4, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, सो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस एक्ट में डायरेक्टली स्टार्ट की गई थी, बिल्कुल स्टार्ट की गई थी। देखिए याद हो आपको, ठीक है, एक तो हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो थे ऑलरेडी। ठीक है, एक न्यू बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो पावर्स क्या की गई? ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया तो
डायरेक्टरी सिस्टम जो है इसमें लाया गया था। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल सही है। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड मैनेजमेंट फंक्शन नहीं दिए गए थे, उन्हें दिए गए थे पॉलिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बिजनेस रिलेटेड अफेयर्स दिए गए थे। समझ गए, ये स्टेटमेंट दोनों उल्टी हैं। ठीक है, सो सेकंड भी गलत है, थर्ड भी हमारी गलत है। ठीक है, और पूछा भी नोट करेक्ट गया है और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए पहले हमारे पास 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसको रिड्यूस करके 3 कर दिया गया था पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 में, राइट। सो हमारा सही आंसर क्या आ गया, 2 एंड 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स। ठीक है, आपने बताना है कि इनमें से कौन से एक्ट्स को चार्टर एक्ट कहा जाता है। ठीक है, 1793 के एक्ट को, 1813 के, 1833 के, 1853 के। ठीक है, और ऑप्शन है आपके 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, मतलब कौन से एक्ट को जो है चार्टर एक्ट कहा जाता है, आपने ये चीज़ बतानी है इसमें। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट को चार्टर एक्ट कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा 1786 और 1857 के बीच में जितने भी एक्ट्स थे उन्हें चार्टर एक्ट्स कहा गया। ठीक है, ऑल द अबव एक्ट्स आर नोन एज चार्टर एक्ट्स बिटवीन 1786 टू 1857। तो ठीक है, 1786 के बाद देख लीजिए 1793 का एक्ट हो गया, 1813 का एक्ट हो गया, 1833 का एक्ट हो गया, 1853 का एक्ट हो गया। ठीक है, चारों के चारों एक्ट्स को चार्टर एक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, बोलता है क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू वर्क इन इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था, ठीक है, टू वर्क इन इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दूसरा बोलता है कंपनी की जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी इंडिया में वो कंप्लीटली अबोलिश कर दी गई थी बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चलिए ठीक है सॉरी, by the Charter Act of 1833, the Governor General's Council was appointed as the 4th member of law member, ठीक है, and the Governor General of Bengal was made the Governor General of India by Charter Act of 1833। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, A, B, C, D। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कंपनी की जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी उसको तो एबोलिश किया गया था। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बट द कंपनीज ट्रेडिंग मोनोपोली ऑन टी एंड चाइना रिमेंड। ठीक है, जो चाय पे और जो चाइना के साथ जो ट्रेड था, ठीक है, वो मोनोपोली थी कंपनी के पास। ठीक है, सो देखिए इसमें क्या लिखा है, कंप्लीटली एबोलिश, तो कंप्लीटली एबोलिश नहीं हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा जो चाय के ट्रेड में और जो चाइना के साथ ट्रेड था उसमें मोनोपोली बिल्कुल थी और बाकी की सारी स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, किसके रिगार्डिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए दिस वाज द लास्ट एक्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। क्या ये लास्ट एक्ट था इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट? अगर आपने जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन करवाया, ठीक है, चार्टर एक्ट्स के रिगार्डिंग, सो अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आप स्टेटमेंट ये बता सकते हो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, चलिए थ्रू दिस एक्ट ओपन कंपटीशन वाज स्टार्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तीसरा बोलता है इस एक्ट के में क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द गवर्नर जनरल। ठीक है, एंड दिस एक्ट गेव द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल द पावर टू डिवाइड द बजट। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है डी, दिस एक्ट गेव द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल द पावर टू डिवाइड द बजट। ठीक है, डिबेट जो पावर दी गई थी डिबेट बजट पे डिबेट करने की वो किस में दी गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। ठीक है, और हमें किसके रिलेटेड पूछा है, 1853 में। तो ये बिल्कुल ही ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और रेस्ट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, आपने बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के रिगार्डिंग बतानी है आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है। ठीक है, देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि एक नई पोस्ट बनाई गई थी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, एक बोलता है कि जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिमेन्ड इन द कंपनी। ठीक है, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए बताइए।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी 1 एंड 3 ओनली, राइट, बी 1 एंड 3 ओनली। अब देखिए क्यों। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जब 1858 का आया था तो एक वाइसरॉय की आई थी पोजीशन और एक आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये तो दोनों चीज़ें सही हैं, मतलब पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिमेन इन द कंपनी, नो, ये एबोलिश कर दिए गए थे। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। द नेम ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे क्या फर्स्ट वाइसराय? कौन बने थे फर्स्ट वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसराय बने थे। ठीक है, ये थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें थी जो आपको पता होना जरूरी है और ये मैंने पढ़ाई भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली, राइट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 इज फॉल्स। ठीक है, अब आपने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज। ठीक है, पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व किया गया था, किसके लिए? प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज के लिए। दिस एक्ट स्टार्टेड द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है। दिस एक्ट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस विच हैड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, और ये मतलब मैं बोलूँ कि आप देख के ही स्टेटमेंट को बता देंगे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, अगर आपने अच्छे से जो लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे तो। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए वाइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर तो थी, पर क्या वो 1 साल, पर जो उसका पीरियड था वो 1 साल के लिए था? नो, उसका पीरियड जो था वो 6 मंथ्स के लिए था, राइट। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए था। तो ऑब्वियसली सी स्टेटमेंट है वो क्या है हमारी? गलत है, और यही इसका आंसर बनेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, देखिए 1935 का एक्ट हो गया आपका। ठीक है, 1773 का एक्ट हो गया आपका, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया आपका। ठीक है, 1909 का एक्ट हो गया आपका, 1919 का एक्ट हो गया आपका। ये कुछ एक्ट्स हैं जो बाकियों के मुकाबले थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि पढ़ना सारे ज़रूरी हैं और मैंने क्वेश्चंस भी सारे ही एक्ट से बनाए हैं। ठीक है, आप चाहे देख लें सारे क्वेश्चंस, सभी एक्ट से मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए 1909 के एक्ट को देख लेते हैं। बोलता है इस एक्ट से, थ्रू दिस एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट द पावर टू डिबेट द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, इस एक्ट में क्या हुआ था? कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था। चलिए ठीक है, दिस एक्ट इज नोन एज मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो जो सही है। ठीक है, 1 एंड 2, ओनली 2, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, ओनली 2। ठीक है, देखिए पहली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल गलत है। ठीक है, बोलता थ्रू दिस एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट द पावर टू डिबेट द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया कि वो हमें 1892 में मिली थी। ठीक है, ये कब मिल गई थी? 1892 में। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, देखिए राइट टू डिबेट ऑन द बजट वाज गिवन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। ठीक है, बट 1909 में क्या हुआ था? बट द पावर टू वोट ऑन बजट एंड आ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाज नॉट गिवन। ठीक है, सो द लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट द पावर टू वोट ऑन बजट एंड आ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, कब मिली थी? 1909 में। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आया है कि बजट पे डिबेट करने की पावर जो है ना 1909 में मिली थी, सो नहीं, डिबेट करने की पावर कब मिली थी? 1892 में मिल गई थी। लेकिन बजट पे, ठीक है, वोट करने की पावर, ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क करने की पावर वो कब मिली थी? 1909 में। सो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। ठीक है, अगर देखिए अब थोड़ा मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपको पता है गलत होगी, पहली गलत, गलत, गलत,
मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास ओनली 2। सो आपको बाकी दो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने ये पहले ही एलिमिनेशन मेथड यूज करके जो है आंसर अपना निकाल लेंगे इजीली, तो उस दोनों स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल सही बात है, इलेक्टोरल फॉर्म का मतलब कम्युनल इलेक्टोरल फॉर्म सिस्टम जो है वो स्टार्टेड किया गया था। देखिए किसके लिए आया था 1909 में, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, राइट, मुस्लिम्स के लिए आया था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बाकियों के लिए भी आया था। दिस एक्ट नोन एज मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, नहीं, 1909 का जो एक्ट आया था इसे बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसको बोलते हैं फिर? जो 1919 का एक्ट आया था उसे बोलते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, चलिए 1909 की बात होगी, अब 1919 का देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इन इंडिया। ओके, बाय दिस एक्ट बाइकैमरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। ठीक है, ड्यू टू दिस एक्ट डायरकी वाज एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर। ओके, द सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वाज एक्सपेंडेड बाय दिस एक्ट। ठीक है, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें बस एक थोड़ा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेंगे चारों सही हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है आपको लगेगा चारों सही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, और अगर उस आप थोड़े से चेंज को समझ गए तो आप आंसर जो है इजीली ढूंढ लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में एक छोटी सी चीज़ में चेंज कर देगा। ठीक है, वो कमीशन छोटी सी चीज़ में चेंज कर देगा और आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, यह स्टेटमेंट तो सारी सही लग रही है, गलती का है। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर है वो है सी। आप बोलेंगे कैसे सी कैसे हो गया? देखिए डायरकी तो आई थी, बिल्कुल आई थी, लेकिन सेंटर पे आई थी क्या? सेंटर पे आई थी? नहीं, प्रोविंसेस में आई थी। कहाँ पे आई थी? प्रोविंसेस में। ठीक है, राइट। सेंटर में कब बात की गई थी? 1935 में बात की गई थी कि लाने की बात की गई, डायरकी जो है वो सेंटर में लाएंगे। ठीक है, बट 1919 में किस में आई थी? प्रोविंसेस में आई थी, तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग: प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी इन द प्रोविंसेस, फेडरल सिस्टम, एस्टैब्लिश ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड एस्टैब्लिश ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि ये इसमें से कौन से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में चीज़ें जो है इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई है, डायरकी इन द प्रोविंसेस, फेडरल सिस्टम, एस्टैब्लिश ऑफ फेडरल कोर्ट, एस्टैब्लिश ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपने 1935 का एक्ट पढ़ा है सो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, सो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। रुको मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ नीचे, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4, 1, 3, 4 and 5, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है 1, 3, 4 and 5 ओनली। ठीक है, अब देखिए यही बस वही थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे भी। देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसमें नहीं है, क्योंकि डायरकी कहाँ आई थी? सेंटर में लाने की बात की गई थी। ठीक है, प्रोविंसेस में लाने की बात नहीं की गई थी, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। सो ऑप्शन क्या है? 3, 1, 3, 4 and 5 ओनली। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बिकॉज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 द डायरकी वाज एस्टेब्लिश इन द सेंटर। ठीक है, बाय एबॉलिशिंग द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस की जो डायरकी थी उसे एबॉलिश कर दिया गया, और बात की गई कि सेंटर में जो है डायरकी एस्टेब्लिश की जाएगी। राइट, चलिए देखिए इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपने आंसर्स। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, चीज़ें पता है, तो आप अपना आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आपने बताना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट बोलता है, अंडर दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1773। ठीक है, बाय दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज नेम्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, and through this act the first attempt was made to control the East India Company in India.
सो आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए सेम यही क्वेश्चन जो है, जब मैंने अपनी ये पॉलिटी की सीरीज जो स्टार्ट करनी थी तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। जब मैंने ये पढ़ा रहा था आपको 1773 का एक्ट, सो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और यही आपको एग्जाम्पल दिया था। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि मान लीजिए कमीशन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया, और बिल्कुल किया गया था, आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन क्या वो 1773 में किया गया था? देखिए बात तो 1773 में की गई थी, पर क्या एस्टेब्लिश 1773 में हुआ था? एस्टेब्लिश्ड वो 1774 में हुआ है। सो पहली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? ऑटोमेटिकली गलत होगी। तो देखिए यही आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहेंगे कि हाँ मैंने एक्ट पूरा पढ़ा है और आपने उड़ता उड़ता चीज़ पढ़ी है कि हाँ चलिए ठीक है, ये बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो को एस्टेब्लिश करना है, 1773 के एक्ट में ये बात हुई थी, बट एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1774 में, याद रखिएगा। सो बस ये माइनर सी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये माइनर सी चीज़ है जो आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, डेट इज 1774। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज अ प्रोविजन वॉज मेड टू एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बिल्कुल सही बात है, बट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1774, ठीक है, एंड नॉट इन 1773। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। सो इतनी चीज़ें जो हैं, इस ये है यूपीएससी लेवल का, मैं कह सकता हूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, राइट। इतनी चीज़ों में हेर फेर करके तो आप क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, और आप क्वेश्चन को कोई और स्टेटमेंट आप सोचते रहोगे, आप कंफ्यूज रह जाओगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो गलत हो सकती है। सो माइनर चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 से 12 क्वेश्चन जो थे आपके, बेसिकली मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया से लिए थे। अब जो कुछ क्वेश्चन है वो आपके अगले चैप्टर से रिलेट करेंगे कुछ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से, ठीक है। सो आपने नहीं आते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आंसर दीजिए। नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इट्स क्रिएशन वाज बेस्ड ऑन प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किसके प्रपोजल पे बनी थी? कैबिनेट मिशन पे, ठीक है। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज, ओके। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। चलिए बताइए फिर कौन सी स्टेटमेंट सही है। सॉरी एक और है इसमें, इट वाज अ मल्टी मेंबर बॉडी। देखिए जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4, ठीक है। बिल्कुल सही बात है इसमें कि ये क्रिएशन जो इसकी क्रिएशन हुई थी वो तो ऑन द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन पे, बिल्कुल सही बात है। मेंबर्स वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज, ये भी बिल्कुल सही है। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नहीं, ठीक है। और इट वाज अ मल्टी मेंबर बॉडी, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए स्टेटमेंट 3 गलत है, क्यों? बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। जो प्रोविंशियल असेंबलीज थे उन्होंने इलेक्ट किए थे, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, ठीक है। सो अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात नहीं है इसमें, राइट। चलिए, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने बताया कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड थ्रू सेवरल कमेटीज, चलिए ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वाज प्रोवाइडेड टू ऑल कम्युनिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। चलिए बताइए, सोचिए थोड़ा और बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, ठीक है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ठीक है। कौन बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये बने थे। बट ऑन दिसंबर 11, 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज मेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की गई है तो वो कौन आएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली स्टेट ठीक है, सेवरल कमेटीज इसमें थी, सही बात है। देखिए कमेटीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कौन सी कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, ठीक है, और कौन उसका चेयरमैन था, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। जब हम अपना प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, क्या बात की गई थी, हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। राइट, चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग was adopted by the Constituent Assembly on July 22, 1947. ठीक है, there are 24 spokes in the center of the national flag। आप बोलेंगे ये क्या सवाल है बच्चों वाला कि 24 spokes होती हैं नेशनल फ्लैग के सेंटर में। चलिए, the length width ratio of the national flag is 4:3। अब ये आया बड़ा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, सही पूछिए ना। यस, करेक्ट स्टेटमेंट। 1 and 2, only 2, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, ये तो चलिए आपको बच्चे वाली स्टेटमेंट थी, तो आपको पता होगा कि 24 स्पोक्स ही होती हैं। ठीक है, द ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब किया गया था? जुलाई 22, 1947। सही बात है। लेकिन जो लेंथ विड्थ रेशियो है नेशनल फ्लैग की वो 4:3 है क्या? नहीं, वो कितनी है? 3:2। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखना ज़रूरी है। यूपीएससी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, क्या संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे? पहली स्टेटमेंट। अ टोटल ऑफ 11 सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड टिल द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तक टोटल 11 सीटिंग्स हुई थी। 11 बार वो बैठे थे, एक बार सीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट करने की बात की, फिर सेकंड सीटिंग बैठी, तो 11 सीटिंग बैठी थी ऐसी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्या जो हमारा नेशनल एंथम था वो हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। द फर्स्ट आइडिया अबाउट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रेजेंटेड इन 1934। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। ठीक है, सो इसकी जो गलत स्टेटमेंट है और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए पहली बिल्कुल सही बात है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे ज़्यादा दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, 11 सीटिंग्स हुई थी, सही बात है। पहला जो है फर्स्ट आइडिया जो 1934 में आया था, किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने, एम.एन. रॉय जी ने। ठीक है, इसका पहला जो है मतलब बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कब बना था, कब अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी को किया था क्या? नहीं, 24 जनवरी 1950 को किया था। ठीक है, कब? 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी इसमें, एम.एन. रॉय जी ने वो चीज़ें कही थी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी। आपने बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, मैंने बताया था कि वेरियस कमेटी थी, वेरियस काम के लिए वेरियस कमेटीज बनाई गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की गई है, तो कौन जो थे उनके मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? ठीक है, ये 4-5 नाम है आपके सामने, आपने बताना है कौन नहीं थे। इसका जो देखिए सही आंसर है वो है ए। ठीक है, 1 and 2 ओनली। ठीक है, जे.बी. कृपलानी और सरदार पटेल जी जो थे, ठीक है, ये क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। बाकी के 3 जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं चीज़ें बता देता हूँ। टोटल मेंबर जो थे वो 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो इसके चेयरमैन थे, और बाकी सब जो बाकी के 6 पर्सन थे वो क्या थे? इसके मेंबर्स थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आपको लिस्ट मैच करनी है, ए से बी से वही चीज़ें आ गई हैं। मैंने आपको बताया था वेरियस कमेटीज़ थी। ठीक है, वेरियस काम के लिए वेरियस कमेटीज़ बनाई गई थी। तो अब बताना है कि कौन किसका चेयरमैन था। ठीक है, स्टेयरिंग कमेटी की बात की गई है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की बात की गई है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी की बात की गई है, और आगे नाम दिए हुए हैं
जो किसी ना किसी कमेटी के चेयरमैन थे। सो आपने बताना है कि कौन किस कमेटी के चेयरमैन थे। चलिए बताइए, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं सामने, देखिए ऑप्शंस ये हैं, आप खुद कोड लाइए और करिए। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, 4, 3, 1 एंड 2। देखिए, स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन थे कमेटी के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड फंडामेंटल राइट सब कमेटी के कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, सो क्या था? 4, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए वेरियस कमेटीज हैं, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो कमेटीज थी, मेन जो मेजर कमेटीज थी, वो कौन कौन चेयरमैन था, कौन सी कमेटी थी और कौन चेयरमैन था उनका, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज द सेम रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? आपने बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो सेम है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। बोथ हैव अ प्रोविजन फॉर सिंगल सिटीजनशिप, a single judiciary is found in both have 3 lists in their constitution, and independent judiciary is found for the interpretation of the constitution। ठीक है, देखिए आपको आंसर तो दिख गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आंसर डी। ठीक है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, नो डाउट। अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, अ सिंगल जुडिशरी इज नॉट इज फाउंड इन बोथ, नो। ठीक है, वहाँ पे अपनी स्टेट की अपनी जुडिशरी है। बोथ हैव 3 लिस्ट, नहीं, इंडिया की 3 लिस्ट है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, अलग अलग उसमें वहाँ पे काम जो है वो बंटे हुए हैं। पर सेम चीज़ क्या है? एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज फाउंड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, मैं ऊपर एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पहली चीज़ थोड़ी सी देखिए, ये ऑप्शन डी क्यों है सही? बिकॉज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज फाउंड इन अमेरिका एंड इंडिया फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच व हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की बात इसमें करी गई थी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन बोथ द कंट्रीज। ओके, बोथ कंट्रीज हैव अ प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऐसा है क्या? नहीं है। बोथ द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड फेडरल सिस्टम, नो। ब्रिटिश में कौन सा है? यूनिटरी सिस्टम है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ द कंट्रीज इज फ्लेक्सिबल, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सो क्या स्टेटमेंट सही बची? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो दोनों कंट्रीज में है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वेरियस, आपने बताना कि कौन सी कंट्रीज हमने लिए हुए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कौन सी कंट्री से ली है? फेडरल लिस्ट। देखिए हम ये सोर्सेज पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसको ये हैं सोर्सेज कि हमने कौन सी चीज़ें कौन सी उससे कंट्री से ली हुई हैं। ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से ली है और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली हुई हैं। तो आपने बताना है कौन सा जो कोड है वो सही है, बताइए। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज 4, 2, 1, 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3। कॉन्करेंट लिस्ट ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से, फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से, एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ली है हमने रशिया से। ठीक है, समझ आ गया? कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, फेडरल लिस्ट कनाडा, एमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम रशिया। ठीक है, सो यही जो है हमारा आज के 20 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी ओनली। ठीक है, सो आई होप आपको जो ये क्वेश्चंस हैं ये समझ आए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यही अपनी अप्रोच लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ बेस्ट है, क्योंकि आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे और MCQs की फॉर्म में भी क्वेश्चन जो है वो साथ साथ सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपकी अपनी अप्रोच है आप वो भी अपना सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, बट मेरे हिसाब से शायद ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, ज़्यादा बेटर है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप जो करना चाहें, जो अप्रोच अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक करिएगा, नहीं समझ आए हैं तो फिर डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।